हेलो दोस्तों। तो आप सब कैसे हैं? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और आप अपनी पढ़ाई को बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। और आपको पता होगा कि आप लोग अपने मम्मी पापा को उन सपनों को साकार करने के लिए अपने घर से बहुत दूर आए होंगे। सो उनके लिए आप अपनी पढ़ाई को बेहतरीन करिए और बेहतरीन तरीके से अपनी मेहनत को करिए, क्योंकि आपकी मेहनत आपका रंग ला सकता है। मेहनत करोगे नहीं और बाद में बोलोगे कि सरकार में कमी है, ऐसी कोई बात नहीं है। आप मेहनत करिए और रंग को ऐसा रंग लाइए कि आपके अगल बगल के लोग, पड़ोसी के लोग उस रंग में रंग जाएं। आपको पता होगा कि मैं दीपक सर आपको इस चैनल पर साइंस को पढ़ाते हैं और आपको पता होगा कि इसी चैनल पर एक हमारे बेहतरीन टीचर जिनका नाम वीके सर है, वो मैथ को लेकर के चल रहे हैं और उम्मीद है कि उनका भी पढ़ाया हुआ चीज़ है आप लोगों को बहुत ही बेहतरीन लग रहा होगा, क्योंकि वो जब पढ़ाते हैं तो उनका एक अलग अंदाज होता है। जब वो समझाते हैं तो एक अलग तरीका होता है जो कि यूनिक होता है। और उन्हीं के प्रेरणा स्वरूप हम भी आपको समझाने का कोशिश करते हैं और एक यूनिक तरीके से समझाने का कोशिश करते हैं। आपको पता होगा कि जो नेशनल मैनेजमेंट अकादमी नाम से जो चैनल है, इस पर अभी तक हमारा 2 वीडियो अपलोड हुआ है। एक तो सेल का वीडियो अपलोड किया गया है और एक आपके पास विटामिन का वीडियो अपलोड किया गया है। ये 2 वीडियो को आप लोगों ने प्यार दिया। हम चाहते हैं कि इस पर आप और प्यार दीजिए और हम लोगों को मोटिवेट कीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक और आपका एक व्यू हम लोगों को मोटिवेट करता है। क्योंकि मुझे पता है अभी हम लोग छोटे यूट्यूबर हैं, अभी आप लोग उतना ज़्यादा हम लोग सपोर्ट नहीं करोगे, लेकिन फिर भी आपसे बस एक ही अनुरोध करते हैं कि आप हम लोग को सपोर्ट करिए, क्योंकि आप लोग अगर सपोर्ट करोगे तो हम लोग बेहतरीन से बेहतरीन देने का प्रयास करेंगे और एक समय इतनी बेहतरीन हो जाएंगे कि आप कहोगे कि इनको तो मैंने बहुत पहले देखा था और इनसे ही क्लास करके आज हम इस जगह पे खड़े हैं। आपको पता होगा कि ग्रुप डी और टेक्नीशियन में आपका जो साइंस का वेटेज होता है बहुत ही ज़बरदस्त होता है और मेरा जो मेन टारगेट होता है वो रेलवे ही मेन टारगेट है। बाकी साइंस तो सभी जगह पे पूछे जाते हैं, लेकिन आपका टेक्नीशियन ग्रुप डी साइंस की बदौलत बच्चे निकाल लेते हैं, क्योंकि 25 क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन, क्वेश्चन बहुत मायने रखता है। तो चलिए आज आपका जो टॉपिक है उसका नाम है सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन। हमने कोशिका को पढ़ा कि क्या होता है, कोशिका के बारे में पढ़ा क्या होता है, और आज हम कोशिका के और आगे पढ़ने वाले हैं। तो देखते हैं कि आज सेल डिवीजन हम कैसे पढ़ेंगे, चीज़ों को कैसे समझने की कोशिश करेंगे। आप आराम से बैठ के पढ़िए, पानी वानी सब लेकर के बैठिए, अच्छे से पढ़िए, मजा आएगा। तो चलें शुरू करते हैं हम लोग अपने क्लास को। और आपको पता होगा कि मेरा एक और जो है कि टाइटल है जिसे बोलते हैं भरोसे सर। अगर आप मेरे ऊपर भरोसा करोगे तो भरोसा करिए कि आप उस जगह पे पहुंच जाएंगे जहां पहुंचना चाहते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि आज का हमारा जो टॉपिक है वो क्या है। सेल डिवीजन में क्या है, आपको दिख रहा होगा कि हमारे पास सेल डिवीजन है। क्या है? सेल डिवीजन है। और सेल डिवीजन में आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं कि सेल डिवीजन होता क्या है, मातृ कोशिका क्या होता है, पुत्री कोशिका क्या होता है, इन सभी के बारे में हम बेहतरीन तरीके से जानने वाले हैं। उसके बाद आपको सबसे अंत में कुछ प्रैक्टिस सेट भी दिया जाएगा, जिससे कि आपको मजा आ जाएगा कि सर ने तो ऐसा पढ़ाया कि प्रैक्टिस सेट को हमने धुआं धुआं कर दिया, वो भी बिना बिना माचिस के, बिना आग के। ठीक है, तो चलिए सेल डिवीजन की हम लोग बात करते हैं। सेल डिवीजन ना, कोशिका विभाजन। जब एक कोशिका अपने आप को विभाजित करके बहुत सी नई कोशिका बनाती है, इसी को क्या बोलते हैं? कोशिका विभाजन कहते हैं। जब एक मातृ कोशिका अपने आप को तोड़ करके, टूट करके नए नए कोशिकाओं का निर्माण करते हैं, इन्हीं को हम क्या कहते हैं? कोशिका विभाजन कहते हैं। इन्हीं को हम क्या कहते हैं? इन्हीं को हम सेल डिवीजन कहते हैं। जैसे आपको एक बात बता दें कि कोशिका विभाजन जो हमारे बॉडी में, आपको पता होगा कि डेली पता नहीं कितने कोशिकाएं मरते हैं और डेली पता नहीं कितने कोशिकाओं का उदय होता है, क्योंकि इसी को तो हम बोलते हैं सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन। जैसे मान लीजिए हमारे पास क्या है, हमारा जो है कि एक ऑर्गन से, एक अंग है, एक बॉडी है। इसमें अभी हम यहाँ पे सपोज मैंने इसको ऐसे मार दिया, मारने के बाद पता नहीं कितने कोशिकाएं जाके बेचारे मर गए, शमशान घाट पहुंच गए। अब उनके जगह पे नए कोशिका कैसे आएंगे? जब कोशिका विभाजन होगा तब आएंगे। आपको मालूम होगा कि जैसे जो ब्लड है वो भी तो सेल से बना है, जिसे हमको बोलते हैं तरल संयोजी ऊतक।
तो आपको पता होगा कि डेली ब्लड मरते हैं, क्योंकि ब्लड का जो होता है, जो आपका रेड ब्लड सेल है, उसका जीवन काल लगभग 90 से 120 दिन होता है। तो वो भी तो मरते होंगे ना, तो उनके जगह पे नए नए सेलों का निर्माण होता है, और इसी को कहते हैं कोशिका विभाजन, सेल डिवीजन। आपको दिख रहा होगा कि ये आपका क्या है, ये आपका मातृ कोशिका है। मातृ कोशिका फिर कुछ इस प्रकार से बनता है, फिर कुछ इस प्रकार से, फिर इस प्रकार से, और फिर जाकर के दो नए पुत्री कोशिका को क्या कर देता है, जन्म दे देता है। इसी को कहते हैं कोशिका विभाजन। आराम से, आराम से पढ़ेंगे, ज्यादा हम लोग को हड़बड़ा के नहीं पढ़ना है, ज्यादा हम लोग को हवा नहीं बनाना है कि भाई साहब बायोलॉजी बहुत हवा होता है, इसे पढ़ना बहुत मुश्किल है। मुश्किल नहीं है, आपसे बड़ा मुश्किल कोई नहीं है। अगर आपने ठान लिया तो ठान लिया, और मान लिया तो मान लिया। तो मैं कहूंगा कि आप ठान लो कि मुझे इस बार करके दिखाना है। अभी तक तो मैंने बहुत फॉर्म अप्लाई किया, लेकिन अब इस बार इस फॉर्म का कर्ज चुकाना है, और अपने घर पे लड्डू ले जाना है भाई, मोतीचूर का, बेसन का लड्डू ले जाना है, और उन्हें खिलाना है जिन्होंने हमारे नाकामयाबी के लिए राह को देख रहा होगा। उन्हें खिलाना है हमें लड्डू। ठीक है, कैसे कामयाब होकर के। यही देखिए कि जो कोशिका विभाजन होता है, ये क्यों जरूरी है, क्या रीजन है कि कोशिका विभाजन जरूरी है। तो पहली बात कि हमारे बॉडी को वृद्धि और विकास के लिए, किसके लिए, हमारे बॉडी को वृद्धि और विकास के लिए कोशिका विभाजन बहुत जरूरी है। और दूसरी बात, रिप्रोडक्शन, प्रजनन के लिए भी कोशिका विभाजन बहुत ज्यादा क्या है, जरूरी है। अब प्रजनन की बात सुनकर के ज्यादा उत्सुक मत हो जाना, ठीक है ना, इसको भी समझाएंगे। चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं कि क्या है आगे हमारे पास। ये तो जाना बहुत जरूरी था, क्योंकि आपको हम बता दें कि कोशिका विभाजन को सबसे पहले अगर किसी ने अगर अपने आंखों से देखा तो उनका नाम था विरचाऊ। उनका नाम क्या था, विरचाऊ। इन्होंने ही सबसे पहले सेल डिवीजन को देखा था 1855 ईस्वी में। कितने में देखा, 1855 ईस्वी में देखा था। किसने देखा, तो भाई आपके कौन है, ये आपके विरचाऊ ने देखा। किसने, विरचाऊ, जो कि यहाँ बैठे हुए हैं। ये हमारे विरचाऊ अंकल जी हैं, जिन्होंने कोशिका विभाजन को सबसे पहले देखा था। और कब देखा, 1855 ईस्वी में। मैं ऐसा पढ़ाऊंगा कि आपके दिमाग तक जाएगा, लेकिन दिमाग खोल कर रखेंगे तब ना। पता चला कि आपका दिमाग का पहले बत्ती बंद है, हम पढ़ा रहे हैं, हम चिल्ला रहे हैं, आप दिमाग खोल के बैठिएगा, ठीक है। इन्होंने क्या देखा कि भाई जो कोशिका था, एक था, वो धीरे धीरे दो में बट गए, धीरे धीरे दो में बट गए। इसी को कहते हैं कोशिका विभाजन, ठीक है। यहां देखिए कि नई कोशिकाएं पहले से मौजूद कोशिकाओं से ही बनती है। जो नए जो कोशिकाएं होती हैं, वो पहले से जो मौजूद कोशिकाएं होती हैं उनसे ही बनती है, ऐसा ही नहीं। ये देखिए आपका, ये आपका सिंगल सेल है, इसको हम बोलते हैं मातृ कोशिका, जिसे क्या बोलते हैं, जिसे हम पेरेंट सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पेरेंट सेल बोलते हैं, ठीक है ना। इसके बाद आप यहाँ देख रहे होंगे कि आपका क्या है, यहाँ पर आपका एक डॉटर सेल है। क्या है, डॉटर सेल, जिसे हम क्या बोलते हैं, जिसे हम कहते हैं पुत्री कोशिका, जिसे हम क्या बोलते हैं, पुत्री कोशिका बोलते हैं। ये देखिए, इसी को कहते हैं संतति कोशिका। क्या कहते हैं, इसी को संतति कोशिका कहते हैं। मतलब कि माता से जब दो अलग अलग संतानों की उत्पन्न हुआ, उसी को हम कहते हैं संतति कोशिका, और माता का मतलब मातृ कोशिका। सिंपल सी बात। अगर आपसे कोई पूछेगा कि संतति कोशिका का निर्माण कहां से होता है, तो आप बोलोगे कि मातृ कोशिका से होता है, मातृ सेल से होता है, ठीक है ना। किससे होता है, तो आप बोलेंगे कि पेरेंट सेल से होता है, ठीक है। बात समझ अच्छे से आ गया कि जब आपका मातृ सेल होता है, उसी से दो क्या होते हैं, आपके डॉटर सेल बनते हैं, संतति कोशिका बनते हैं। इसको सबसे पहले विरचाऊ नामक वैज्ञानिक ने 1855 ईस्वी में देखा था। आगे चलिए और देखते हैं कि आगे हमें क्या पढ़ना है। और हम ये भी बता दें कि आपको चीजें बेहतरीन पढ़ाएंगे, बेहतरीन से बेहतरीन, और आपको बेहतर से बेहतर बनाने की भी कोशिश करेंगे। और ये भी है कि अगर आपने अच्छा, अगर इसमें नंबर लाया, अगर आप सिलेक्शन करके अगर आते हैं, तो आपसे मिलने में खुद आ जाऊंगा आपके पास में, ठीक है। चलिए अब यहां देखिएगा कि कोशिका विभाजन 3 प्रकार से होते हैं। कोशिका विभाजन कितने प्रकार से होते हैं, तो 3 प्रकार से होते हैं। पहला समसूत्री विभाजन, दूसरा अर्धसूत्री विभाजन, और तीसरा आपका होता है असूत्री विभाजन। कुल कितने हो गए, तो 3 होते हैं, समसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन और असमसूत्री विभाजन। देख लीजिए,
ए आपका क्या है, ए आपका असूत्री विभाजन जिसको हम बोलते हैं एमेटोसिस डिवीजन, दूसरा होता है माइटोसिस डिवीजन जिसे हम बोलते हैं समसूत्री विभाजन, और तीसरा होता है मियोसिस डिवीजन जिसे बोलते हैं अर्धसूत्री विभाजन। पहला क्या है, पहला आपका है एमिटोसिस, दूसरा आपका माइटोसिस, तीसरा आपका मियोसिस। ये आपके तीन प्रकार के विभाजन होते हैं, असूत्री, समसूत्री, अर्धसूत्री। ये तीन प्रकार से कोशिकाओं का क्या होता है, विभाजन होता है। अब ध्यान दीजिएगा कि असूत्री क्या होता है। ये क्या होता है कि ये जो है कि प्रोकैरियोटिक जीवों में होता है। असूत्री विभाजन किसमें होता है, तो प्रोकैरियोटिक जीवों में होता है। इसके बाद बात करेंगे कि सूत्री विभाजन या फिर समसूत्री विभाजन कहां पर होता है, तो ये आपके कायिक कोशिकाओं में होता है। किसमें, कायिक कोशिका, जिसको हम कायिक जनन बोलते हैं। जैसे आप कह सकते हैं ना, हाइड्रा में हो गया, अमीबा में हो गया, पैरामीशियम में हो गया, और भी अलान फलान कहीं भी हो सकता है, जो कि क्या होता है, जिसमें कि आपका समसूत्री विभाजन होता है, जिसे हम कहते हैं कायिक जनन। क्या बोलते हैं, कायिक जनन बोलते हैं। इसके बाद आपके पास है अर्धसूत्री विभाजन। ये कहां पर होता है, तो ये आपके जनन कोशिकाओं में होता है, जैसे कि माता पिता से हम। कहां होता है, जनन कोशिकाओं में होता है, जैसे कि माता पिता से हम हैं। ये क्या है, ये हम लोग किसके अंतर्गत आते हैं, तो अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा हम लोगों का निर्माण होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और चीजों को समझते हैं और समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि भाई है बायोलॉजी, और इसमें जितना दिलचस्प लगा के पढ़ाई करोगे इतना मजा आता है, क्योंकि बायोलॉजी हमारे जीवन है, हम लोग का आधार है बायोलॉजी, और जब मजा लेंगे तो भाई मजा तो आएगा ही। ठीक है, अब देखिए असूत्री विभाजन की हम बात करें तो कहां है, यह विभाजन अविकसित कोशिकाओं में होती है। ऐसे कोशिकाओं जो कि क्या होते हैं, पूर्ण रूप से विकसित नहीं होता है, उसमें क्या होता है, उसमें आपका असूत्री विभाजन होता है। कौन सा विभाजन होता है, असूत्री विभाजन होता है। जैसे में क्या क्या है, जैसे आपका जीवाणु है, आपका नीलहरित शैवाल है, अमीबा है, प्रोटोजोआ है, इत्यादि। तो प्रोटोजोआ में आपका अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, हाइड्रा हो गया, जीवाणु हो गया, नीलहरित शैवाल हो गया, सभी में असूत्री नामक क्या क्या होता है, विभाजन होता है। ठीक है, अब आगे चलिए। ये कहां पाए जाते हैं, तो ये लगभग ज्यादातर ये कहां पाए जाते हैं, तो पानी के अंदर पाए जाते हैं। कहां पाए जाते हैं, तो ज्यादातर ये कहां पाए जाते हैं, पानी के अंदर में पाए जाते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है कि इसमें सबसे बड़ी बात है कि इसमें केंद्रक पहले लंबा हो जाता है। ये जो आपका केंद्रक है, ये केंद्रक क्या होगा, पहले आपका कैसा हो जाएगा, पहले आपका लंबा हो जाएगा, लंबा, ठीक है ना, इतना लंबा। उसके बाद फिर क्या होता है, फिर सीधा दो भागों में विभाजित होता है, फिर सीधा क्या हो जाता है, तो दो भागों में विभाजित हो जाता है। ठीक है, और प्रत्येक भाग में से एक संतति केंद्र पहुंच जाता है। मतलब कि पहले क्या है कि पहले इसका जो केंद्रक है कैसा हो जाएगा, ये आपका लंबा हो जाएगा, और इसके बाद धीरे धीरे क्या होता है, दो अलग अलग कोशिका बन करके क्या होते हैं, तैयार हो जाते हैं। इसी को कहते हैं असूत्री विभाजन। ठीक है, इसमें कुछ प्रक्रिया होता है, पहले लंबा, फिर और लंबा, फिर इसमें क्या होता है कि दो केंद्रक अलग अलग दिखने लग जाता है, उसके बाद ये दोनों एकदम से अलग हो जाते हैं और नए जीव का निर्माण कर लेते हैं। इसी को कहते हैं असूत्री विभाजन। इसके आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं समसूत्री विभाजन। क्या पढ़ने वाले हैं, समसूत्री विभाजन के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो क्या होता है कि देखिए, ये आपका मियोस क्या है, माइयोसिस है, क्या है आपका ए माइटोसिस है। इसमें क्या है कि समसूत्री जो विभाजन होता है, समसूत्री विभाजन की प्रक्रिया को जंतु कोशिकाओं में सबसे पहले अगर किसी ने देखा था, तो मैंने पहले बताया था कि जर्मनी के जीव वैज्ञानिक जिनका नाम क्या था, वाल्थेयर फ्लेमिंग ने 1879 ईस्वी में देखा था। कहने का मतलब यह है कि अगर बात किया जाए कि जंतुओं में सबसे पहले कोशिका विभाजन को किसने देखा, तो उनका नाम क्या था, उनका नाम था वाल्थेयर फ्लेमिंग। क्या नाम था, वाल्थेयर फ्लेमिंग, जिन्होंने 1879 ईस्वी में देखा था। ठीक है, उन्होंने ही सन 1882 ईस्वी में इस प्रक्रिया को माइटोसिस नाम दिया था। कहने का मतलब 1879 ईस्वी में इन्होंने देखा जंतुओं में समसूत्री विभाजन को होते हुए, उसके बाद उन्होंने कब, तो उन्होंने आपके 1882 ईस्वी में उन्होंने क्या किया, इसी का नाम माइटोसिस दिया। ठीक है ना, माइटोसिस दिया। यह विभाजन कायिक कोशिका में होता है।
यह कहाँ होता है? तो कायिक कोशिकाओं में होता है, कायिक जनन में होता है। ठीक है ना। इसका मेन कार्य क्या होता है? तो यह घाव भरने का कार्य करता है। यह क्या करता है? हमारे जो घाव होते हैं बॉडी पर, जो जंतुओं पर जो घाव होते हैं, जो वृक्षों पर भी घाव होते हैं, उन सभी घावों को भरने का काम कौन करता है? तो माइटोसिस नामक जो होता है कि सेल डिवीजन करता है। ठीक है। और यह कटे फटे अंगों को अभी क्या करता है? मरम्मत करता है। जैसे कि हमारे कभी बॉडी कभी कहीं कट पिट जाए तो उसको भी ठीक करने का काम कौन करता है? तो माइटोसिस नामक सेल डिवीजन करता है। यहां से क्वेश्चन बनता है कि ये बताइए कि कटे पिटे जगहों पर जो आपका ठीक करने का काम करता है वो कौन सा डिवीजन होता है? तो हम बोलेंगे समसूत्री विभाजन, जिसे हम कह सकते हैं माइटोसिस नामक सेल डिवीजन करता है। ठीक है। इसमें क्या होता है कि इस प्रक्रिया के अंतर्गत क्या होता है? तो इसमें जो होता है कि मातृ सेल जो होता है, मातृ कोशिका जो होता है, उससे क्या होता है कि दो पुत्री कोशिकाओं का निर्माण होता है। ए आपका मातृ कोशिका है, यहां से दो क्या हो गया? दो आपके यहां से पुत्री कोशिका का निर्माण होता है। इसी को कहते हैं समसूत्री विभाजन। और आगे क्या है? मातृ कोशिका में उपस्थित गुणसूत्रों की संख्या के बराबर होती है। कहने का मतलब क्या है कि जो प्रत्येक पुत्री कोशिका में गुणसूत्र होता है ना, वो क्या होता है कि मातृ कोशिका में जितने गुणसूत्र होते हैं उन्हीं के बराबर होता है। अगर माँ में अगर इनके जो माँ है, अगर माँ में अगर 46 अगर कोशिका अगर आपके गुणसूत्र हैं, तो आपके जो डॉटर जो आपकी पुत्री सेल बनेगा, पुत्री कोशिका बनेगा, उसमें भी 46 ही गुणसूत्र पाए जाएंगे। ये ना कि 23 हो जाएगा। ये आपके समसूत्री विभाजन के मेन पॉइंट है। अगर पूछा जाएगा कि समसूत्री विभाजन के अंतर्गत अगर मातृ कोशिका में 46 गुणसूत्र हैं तो उनके जो दो पुत्री कोशिका बनेंगे उसमें कितने कितने सेल पाए गुणसूत्र पाए जाएंगे? तो आप कहेंगे सर वहां पर भी आपका 46 ही पाया जाएगा, ना कि वहां पे आपका 23 हो जाएगा। ये बात याद रखना, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग क्या करेंगे, सोचेंगे 46 में दो बने, दो का मतलब आधा आधा हुआ, आधा आधा का मतलब कितना हो गया? 23 हो गया। और जहां तुम 23 करोगे भाई साहब कहां जाओगे? बोरा में चले जाओगे। तो बोरा में जाने का काम ना करो। 46 ही रहेगा, जितनी मां में रहेगा उतने ही पुत्री में रहेगा। ठीक। आगे आइए, आगे देखते हैं आगे क्या है। आगे है हमारे पास कि समसूत्री विभाजन जो होता है वो कितने चरण में होता है? तो दो अवस्थाओं में पूरा होता है। कितने चरण में पूरा होता है? तो दो अवस्थाओं में पूरा होता है। कौन? समसूत्री विभाजन। पहला अवस्था क्या होता है? पहला होता है इंटरफेस, जिसे हम बोलते हैं अंतरावस्था। पहला होता है इंटरफेस, जिसे हम बोलते हैं अंतरावस्था। और दूसरा होता है आपके पास क्या होता है? तो माइटोसिस होता है, जिसे हम बोलते हैं सूत्री अवस्था। पहला इंटरफेस, दूसरा माइटोसिस। ठीक है ना। इंटरफेस, माइटोसिस। इंटरफेस का मतलब होता है अंतरावस्था और माइटोसिस का मतलब होता है सूत्री अवस्था। अब क्या हो जाएगा कि अब अंतरावस्था में क्या होता है कि कोशिका विभाजन की तैयारी होता है। अंतरावस्था में क्या होता है? जो कोशिका होता है उसका विभाजन का क्या होता है? पहले तैयारी होता है। उसके बाद क्या होता है कि सबसे बड़ी अवस्था इसी को कहते हैं इंटरफेस। अगर बोला जाए, अगर आपसे पूछा जाए कि समसूत्री विभाजन में सबसे ज्यादा समय किसमें लगता है, तो हम बोलेंगे इंटरफेस में। लगभग 95% समय कहां लगता है? तो इंटरफेस में लगता है। सबसे ज्यादा समय कौन लेता है? इंटरफेस लेता है। यहां पर क्या होता है? तो यहां पर जो कोशिका होता है उसका विभाजन का क्या होता है? तैयारी होता है। इसके बाद अब आते हैं हम लोग सूत्री अवस्था में। माइटोसिस में क्या होता है? तो इसमें दो चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं? दो चरण होते हैं, पहले और बाद में। पहले क्या होता है? पहले होता है कि केंद्रक विभाजन होता है। पहले क्या होता है? पहले आपके केंद्रक विभाजन होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? कैरियोकेनेसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैरियोकेनेसिस। जिसमें क्या होता है कि अब ये क्या होता है कि जो आपका पहला विभाजन होता है इसमें आपके तीन प्रकार से विभाजन होते हैं। कितने प्रकार से विभाजन होते हैं? तीन प्रकार से विभाजन होता है। पहला होता है प्रोफेस, दूसरा होता है मेटाफेस, तीसरा होता है एनाफेस और चौथा होता है टेलोफेस। क्या होता है? प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस, टेलोफेस। तो क्या हो जाएगा? पीएम एटे। क्या हो जाएगा इसका? अगर हम निकालेंगे तो क्या बन जाएगा? पीएम एटे। पीएम क्या है? एटे है। एटे का मतलब एथे, मतलब यही है। पीएम कहाँ है? तो पीएम एटे है, यही है, एथे है। तो पी का मतलब प्रोफेस, एम का मतलब मेटाफेस, आपका ए का मतलब एनाफेस, टी का मतलब टेलोफेस। तो हो जाएगा
पीएम कहाँ है भाई साहब? तो पीएम 80 है, यही खड़ा है पीएम। कहाँ है? यही खड़ा है। ठीक है ना? तो 4 चरण में जाकर के केंद्रक का क्या होता है? विभाजन होता है। उसके बाद में क्या होता है? उसके बाद में आपका जो कोशिका विभाजन होता है वो आपके मातृ सेल में से, जो कि आप क्या होता है कि मातृ सेल में से 2 आपके क्या बन जाते हैं? पुत्री सेल बन जाते हैं, और दोनों में जो आपका गुणसूत्र का जो संख्या होता है वो बराबर बराबर हो जाता है। अब आगे देखते हैं, इनके अवस्थाओं पे बात करते हैं कि ये चरण कैसे कैसे आगे काम को करते हैं। ठीक है, चलिए चरण देखते हैं आगे कि चरण आगे काम कैसे कैसे करता है। ये देखिए, केंद्रक विभाजन के बारे में मैंने आपको क्या बताया कि पीएम 80 है, मतलब प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस, टेलोफेस। तो ये आपके क्या है कि 4 अवस्था होता है, जो कि 4 चरण होते हैं। किसके लिए? केंद्रक विभाजन के लिए। कितने चरण? 4 चरण। तो आपसे क्वेश्चन बना, क्वेश्चन ये बना कि समसूत्री विभाजन में जो केंद्रक होता है उसका विभाजन होने में कुल कितने चरणों को गुजारना पड़ता है? तो भाई साहब 4 चरण को गुजारना पड़ता है। पहला आपका होता है प्रोफेस, दूसरा होता है मेटाफेस, तीसरा होता है एनाफेस, चौथा होता है टेलोफेस। सबसे हार्ड आपका यही आपका टॉपिक है, कोशिका विभाजन। बाकी बड़ा मजा आने वाला है, लेकिन यहां भी मजा आएगा। आप मजे से पहले काम तो करो, तब मजा आएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद क्या होता है? इसके बाद आपका कोशिका विभाजन, जब आपका केंद्रक होता है, केंद्रक आपके टूट के 2 भागों में बढ़ जाते हैं, तब क्या होता है? वहां से आपका मदर सेल से क्या होता है कि 2 आपका डॉटर सेल बनकर के तैयार हो जाता है। और आपको हम फिगर के माध्यम से इसलिए समझा रहे हैं ताकि आपको चीजें और बेहतरीन तरीके से समझ में आ सके और आपको मजा आए। तब आप बोलोगे कि हाँ सर अब मजा आया है। अब मजा काहे नहीं आएगा? जब आपको किताब और कॉपी से प्यार हो जाएगा ना, तो ये लड़की वाला प्यार फीका पड़ जाएगा आपके पास, और आप कहोगे भाई मुझे इसी से प्यार करना है, किताब कॉपी से। अगर धोखा देती भी है तो मुझे कामयाब करके धोखा देगी। कभी प्यार करके देखो, इससे मजा नहीं, जो आपको मजा इसके अंदर आएगा ना वो कहीं और मजा आता ही नहीं है। क्योंकि इसकी प्यार आपको इज्जत दिलाने का काम करता, और लड़कियों का प्यार आप जानते ही हो, बर्बाद हो जाओगे। चलिए आगे, सबसे पहले आपका क्या है? प्रोफेस। मैंने बोला था कि हम सभी चरणों को बारी बारी से आपको समझाएंगे, अब बेहतरीन समझाएंगे। प्रोफेस का मतलब होता है पूर्वावस्था, मतलब कि कोशिका विभाजन होने से पहले की अवस्था क्या क्या होता है। तो सबसे पहले क्या होता है कि कोशिका के वास्तविक विभाजन की शुरुआत तो यहीं से शुरू होता है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि कोशिका विभाजन का वास्तविक शुरुआत कहां से होता है, तो प्रोफेस से होता है। ठीक है। नंबर 2, इसमें जो क्रोमोसोम होते हैं वो झुंड में दिखाई देते हैं। यहाँ पे जो क्रोमोसोम होते हैं सब एक जगह दिखाई देते हैं, झुंड में। जैसे मेले में लोग जाते हैं वैसे दिखाई देते हैं। कहां पर? प्रोफेस के अंतर। इसके बाद इस अवस्था में क्या होता है कि क्रोमोसोम को गिना नहीं जा सकता है, और इसमें तारक काय मतलब सेंट्रोसोम दोनों ध्रुवों की ओर जाने लगते हैं। मतलब यहाँ पे जो क्रोमोसोम होते हैं ये इस प्रकार से झुंड में होते हैं कि जिसे हम गिन नहीं सकते हैं। और इसके बाद क्या होता है, इसमें जो सेंट्रोसोम होते हैं, जो तारक काय होते हैं, ये दोनों ध्रुवों की ओर अलग अलग जाने लगते हैं। ये आपका क्या होता है? पूर्वावस्था में दिखाई पड़ता है। किसमें? ये आपके समसूत्री विभाजन के अंतर्गत में। ठीक है। ये देखिए, ये आपका प्रोफेस, ये आपका क्या है? मेटाफेस, ये आपका क्या है? एनाफेस, और ये आपका क्या है? टेलोफेस। इसके बाद ये दोनों अलग अलग बन करके नए पुत्री का क्या कर लेंगे? निर्माण कर लेंगे। आपको चीजें समझ में आ रही है? आपको चीजें दिख रही है? इसलिए मैं थोड़ा सा बगल हो गया ताकि आपको ये चीज जबरदस्त दिख सके। दिख रहा है ना? ये आपका क्या है? यही आपका प्रोफेस है। ये आपका क्या है? ये मेटाफेस है। ये आपका एनाफेस, और ये आपका क्या है? टेलोफेस है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं चीजों को क्या है आगे, कैसे है आगे, चीजों को समझते हैं। इसके बाद आपका आता है एनाफेस। क्या आता है? अभी मैंने आपको प्रोफेस के बारे में बात किया कि प्रोफेस में क्या होता है कि जो आपके क्रोमोसोम होते हैं वो सभी के सब कहां होते हैं? झुंड में होते हैं, उन्हें गिनना बहुत मुश्किल होता है। इसी अवस्था में क्या होता है कि जो आपके क्या होते हैं? तारक काय होते हैं, वो दोनों अलग अलग ध्रुवों की ओर जाने लग जाता है। इसके बाद आपका क्या है? इसके बाद आपका है मेटाफेस। मेटाफेस में क्या होता है? चलिए मेटाफेस का भी लग रहा है आगे है, पहले उसको क्या देखते हैं, पहले एनाफेस देख लेते हैं कि एनाफेस क्या है। ठीक है, एनाफेस क्या होता है कि इसे हम बोलते हैं पश्चात अवस्था। क्या बोलते हैं? पश्चात अवस्था। इसके बाद की अवस्था में क्या होता है?
तो ध्यान दीजिएगा, तरकु तंतु क्रोमोसोम को दोनों ध्रुवों की ओर खींच लेते हैं। यह कोशिका विभाजन की सबसे छोटी अवस्था होता है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि कोशिका विभाजन की सबसे छोटी अवस्था क्या होता है, तो आप बोलोगे सर एनाफेस होता है। क्या होता है? तो सबसे छोटी अवस्था क्या होता है आपके पास? सबसे छोटी अवस्था आपके पास एनाफेस होता है। ठीक है ना। वैसे मेटाफेस उतना ज्यादा जरूरी नहीं था, इसलिए मेटाफेस को मैंने यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया, क्योंकि यहाँ पे यही पूछता है कि सबसे कम समय कहाँ पे लगता है, तो आप बोलोगे सर एनाफेस पश्चात अवस्था में लगता है। और सबसे अधिक समय कहाँ लगता है, तो आप बोलोगे कहाँ पर? आप बोलोगे प्रोफेस में। वहां पर कितना समय लगता है, तो वहां पे लगभग लगभग आपके पास 95% समय वहीं पे खत्म हो जाता है। ठीक है, अब हम लोग आगे चलते हैं। कहां पे हम लोग चलेंगे? अब हम लोग चलने वाले हैं आगे की ओर। देखते हैं आगे आपके पास क्या दिया हुआ है और चीजों को बेहतरीन समझेंगे। ठीक है, आगे आपके पास क्या है? अंत्यावस्था, मतलब सबसे अंत में अब क्या होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं टेलोफेस। वैसे आप हिंदी में ना याद करें तभी ज्यादा आपको अच्छा रहेगा, क्योंकि आपके जो बायोलॉजी, आपके जो साइंस होता है, इंग्लिश का मजा और ही आता है। ठीक है ना। तो अब क्या पढ़ना है हम लोग को? टेलोफेस में क्या होता है? तो इसमें क्या होता है कि जो गुणसूत्र होते हैं वे विपरीत ध्रुवों की ओर एकत्रित हो जाते हैं। वे क्या होते हैं कि विपरीत ध्रुवों की ओर क्या होते हैं? एकत्रित हो जाते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या होता है कि जो गुणसूत्र होता है वो क्या होता है? समूह के चारों तरफ केंद्रक झिल्ली का निर्माण हो जाता है। क्या होता है कि जो आपके यहाँ पे क्या होते हैं? गुणसूत्र होते हैं, केंद्रक होते हैं, उनके चारों तरफ क्या होता है? झिल्लियों का क्या होता है? निर्माण हो जाता है। इसके बाद क्या होता है? ये सब व्यवस्था कहां पे हो रहा है? तो ये सब व्यवस्था आपके टेलोफेस में हो रहा है। कहां पर हो रहा है? टेलोफेस में हो रहा है। इसके बाद क्या होता है कि एक कोशिका के अंदर दो केंद्रकों का निर्माण हो जाता है, और एक कोशिका के अंदर फिर क्या होता है कि दो प्रकार के क्या होता है कि केंद्रक का क्या होता है? निर्माण हो जाता है। और इसके बाद क्या होता है? ये दो आपके संतति कोशिकाओं का निर्माण करके नए नए दो कोशिकाओं में क्या हो जाते हैं? बन करके तैयार हो जाते हैं। ठीक है, चलिए अब क्या है आपके पास? अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसी में देखिएगा कि क्या है कि जो आपका कोशिका विभाजन, जो आपका क्या है? काइटोकाइनेनिक है। क्या है? साइटोकाइनेसिस है। ठीक है, इसमें क्या है कि यह क्या होता है कि यह समसूत्री विभाजन की सबसे अंतिम अवस्था होता है। समसूत्री विभाजन की सबसे अंतिम अवस्था क्या होता है? तो जिसे हम क्या बोलते हैं? हम जिसे बोलते हैं साइटोकाइनेसिस बोलते हैं। ठीक है, और फिर क्या होता है कि इस अवस्था में कोशिका द्रव्य दो भागों में विभाजित हो जाता है, और अर्थात एक कोशिका से दो कोशिकाओं का क्या होता है? निर्माण हो जाता है। इसी को कहते हैं, आप क्या कहेंगे? इसी को कहेंगे पुत्री सेल बोलेंगे, इसी को कहेंगे डॉटर सेल बोलेंगे। ठीक है, मतलब सबसे अंतिम अवस्था क्या होता है आपके पास समसूत्री विभाजन का? तो सबसे अंतिम अवस्था को हम क्या बोलते हैं? साइटोकाइनेसिस बोलते हैं। और यहां पर जाकर के किसका निर्माण हो जाता है? तो आपके दो सेल का निर्माण हो जाता है, जो कि नए होते हैं। ठीक है, इसके बाद देखते हैं हमने यहाँ पे क्या क्या पढ़ा। अगर आपसे पूछा जाएगा कि समसूत्री विभाजन के कुल कितने चरण, तो पहले 2 चरण, फिर बाद में कुल मिलाकर के टोटल 5 चरण। पहला क्या होता है? पहला आपका होता है पीएम-एटे। क्या होता है? पीएम-एटे। तो पीएम-एटे का मतलब क्या होता है कि पी का मतलब प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस, टेलोफेस। इसके बाद क्या होता है? इसके बाद आपका होता है साइटोकाइनेसिस होता है। क्या होता है? साइटोकाइनेसिस। और यहां पर क्या होता है कि कुल मिलाकर के यहाँ पे दो अलग अलग दो नए कोशिकाओं का क्या होता है? निर्माण हो जाता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं आगे की ओर और चीजों को समझते हैं। अब बेहतरीन करने की क्या करते हैं? कोशिश करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं मियोसिस के बारे में। किसके बारे में? मियोसिस के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। ये होता क्या है पहले इसको समझेंगे अच्छे से। इसको हम लोग बोलते हैं अर्धसूत्री विभाजन। क्या बोलते हैं? अर्धसूत्री विभाजन। यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर भी बट करके ही काम होता है। यहाँ पर भी दो अलग अलग भागों में बट करके ही कामों को किया जाता है। तो क्या है कि सबसे पहले फार्मर तथा मूर ने, कौन? फार्मर तथा मूर ने 1905 ईस्वी में कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन को दिया, या फिर नाम दिया या फिर देखा। तो आपसे पूछा जाएगा कि सबसे पहले अर्धसूत्री विभाजन को किसने देखा था? तो फार्मर तथा मूर नामक वैज्ञानिक ने कब देखा था? 1905 ईस्वी में देखा था। कितने ईस्वी में? 1905 ईस्वी में देखा था। इसी को इन्होंने क्या नाम दिया? इसी को इन्होंने नाम दिया अर्धसूत्री विभाजन, मियोसिस नाम दिया। ठीक है, इसके बाद क्या है कि अर्धसूत्री जो विभाजन होता है इसकी खोज सर्वप्रथम बिजमैन नामक वैज्ञानिक ने किया था, लेकिन इनका सर्वप्रथम विस्तृत अध्ययन कौन किया? तो स्ट्रासबर्गर ने 1888 में किया। भाई साहब सोचिए
कि एक ही चीज के बारे में 3-4 लोगों ने मिलकर बताया। अब यहाँ पे आप कंफ्यूज होंगे कि नहीं होंगे? होंगे। तो चीजों को पहले ध्यान से समझो, एकदम बारीकी से समझो, ताकि आप गलती से भी गलती ना करो, क्योंकि एक नंबर आपकी जीवन बदल सकता है। फिर से समझिएगा, कह रहा है कि 1905 ईस्वी में कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन को सबसे पहले नाम किसने दिया? तो इसका नाम सबसे पहले फार्मर तथा मोरे नामक वैज्ञानिक ने दिया। इसके बाद क्या है कि सबसे पहले इसकी खोज किसने किया? तो खोज आपके बिजमैन नामक वैज्ञानिक ने किया। इसके बाद इसका अगर विस्तृत अध्ययन किसने किया, इसके बारे में किसने सबसे ज्यादा अगर बताया, ज्यादा अगर जाना, तो इनका नाम क्या था? उनका नाम था स्ट्रासबर्गर ने। मतलब खोज किसने किया? तो खोज भाई साहब आपके फार्मर और मोरे ने नहीं किया था, उन्होंने अर्धसूत्री विभाजन नाम दिया था। खोज किसने किया था? खोज बिजमैन नामक वैज्ञानिक ने किया था। और इसी अर्धसूत्री विभाजन पर अगर सबसे ज्यादा अगर गहरी अध्ययन किसी ने किया था, तो वो कौन किया था? उनका नाम था स्ट्रासबर्गर नाम था। कब किया था? 1888 ईस्वी में। नाम कब दिया गया? 1905 ईस्वी में नाम दिया गया था। ठीक है, अब आगे चलते हैं कि यह विभाजन केवल जनन कोशिकाओं का होता है, यानी कि यह जब विभाजन होता है केवल और केवल जनन कोशिकाओं में होता है। ठीक है, स्पर्म और ओवम। स्पर्म का मतलब शुक्राणु और अंडाणु। ये सिर्फ कोशिका विभाजन यहीं पर होता है, बाकी ऑल बॉडीज में नहीं होगा, ये बात याद रखना। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि शुक्राणु और अंडाणु में किस प्रकार का विभाजन होता है, तो बोलेंगे अर्धसूत्री विभाजन होता है। किस प्रकार का होता है? तो बोलेंगे अर्धसूत्री विभाजन होता है। ठीक है, इसके बाद आपके पास क्या है कि इसमें पुत्री कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या मातृ कोशिका में उपस्थित गुणसूत्रों की संख्या की आधी हो जाती है। कहने का मतलब कि समसूत्री विभाजन में एक मातृ कोशिका से 2 पुत्री कोशिका का निर्माण होता है, लेकिन अर्धसूत्री विभाजन में एक मातृ कोशिका से 4 पुत्री कोशिका का निर्माण होता है। ठीक है ना? अगर माँ में कितने हैं? अगर माँ में 46 हैं, तो पुत्री में कितना हो जाएगा? पुत्री में 23 हो जाएगा। और इसी प्रकार से यहाँ पे कुल कितने बन जाएंगे? 4 नए कोशिकाओं का निर्माण होता है। किसमें? अर्धसूत्री विभाजन में। अब जैसे हमारे हाथ में कहीं कट पिट लग गया, कहीं पे हाथ जल गया, कुछ हो गया, तो उसको भरने का काम कौन करता है? तो आपके अर्धसूत्री विभाजन करता है। ठीक है, इसके बाद अगर चोट लग गया, घाव हो गया, उसको भरने का काम कौन करेगा? तो अर्धसूत्री विभाजन ही करता है। इतनी बात आपको समझ में आया? यहाँ पे यही है कि इसमें क्या होता है कि विभाजन की क्रिया 2 बार होती है, एक बार नहीं बल्कि 2 बार होता है, जिसके फलस्वरूप क्या होता है कि 4 पुत्री कोशिकाओं का निर्माण होता है। मतलब कि समसूत्री विभाजन में एक मातृ सेल से 2 डॉटर सेल बनते हैं, लेकिन अर्धसूत्री विभाजन में एक आपके मतलब मातृ सेल से, एक आपके पेरेंट सेल से 4 क्या होते हैं? 4 प्रकार के क्या बनते हैं? तो आपके डॉटर सेल बनते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे चीजों को समझते हैं। इसके बाद आप समझिएगा अर्धसूत्री विभाजन में भी कुछ क्या होते हैं कि कुछ चरण होते हैं। इस चरण के बाद क्या होता है? अर्धसूत्री विभाजन बन करके तैयार हो जाता है। तो अर्धसूत्री विभाजन में क्या होता है कि मियोसिस फर्स्ट, जैसे वहां पर आपने पढ़ा था मियोसिस माइटोसिस ना, तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे आपका मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकेंड, मतलब अर्धसूत्री प्रथम और अर्धसूत्री द्वितीय। इस प्रकार से यहाँ पर क्या होता है कि इसमें क्या होता है? इसमें आपके चरण करते हैं काम। इस चरण में आपके क्या होते हैं कि कोशिकाओं का विभाजन होता है। अब यहाँ पे क्या होता है? देखिए वहां पर आपने समसूत्री में क्या पढ़ा था? प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस, टेलोफेस। यहां पर वही चीज पढ़ोगे, बस यहाँ पे 1 लगा दोगे। क्या लगा दोगे? प्रोफेस 1, मेटाफेस 1, एनाफेस 1, टेलोफेस 1। भाई साहब बस 1 लगा दो, काम बन जाएगा। 1 नहीं लगाओगे पीछे जाओगे, 1 लगाओगे आगे जाओगे। ठीक है, अब इसी को कैसे कैसे क्या क्या होता है? तो प्रोफेस में क्या होता है? तो प्रोफेस में क्या होता है? लेप्टोटेन बनता है। प्रोफेस में किसका निर्माण होता है? लेप्टोटेन का निर्माण होता है। इसके बाद मेटाफेस में क्या होता है? तो मेटाफेस में जाइगोटीन का निर्माण होता है। किसका होता है? जाइगोटीन का निर्माण होता है। इसके बाद आपका बात किया जाएगा कि और क्या होता है